8-10 दिन से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर में लंबी लाइन लगी हुई है। और वो कौन है, वो लोग कौन है और क्यों भागना चाहते हैं, आप सबको मालूम है। सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन से लेकर ममता दीदी के शासन तक बांग्लादेशियों की घुसपैठ बरकरार, चुनाव जीतने की यहाँ पर एक परंपरा रही है। तो फिर आखिर एसआईआर आते ही घुसपैठियों भाग क्यों रहे हैं? असल में ये सभी घुसपैठियों एसआईआर के कारण नहीं बल्कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट IFA 2025 के कारण भाग रहे हैं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में हम फिर चर्चा वही करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता दीदी को क्या तकलीफ है, चिट्ठी क्यों लिखी है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक स्टोरी डाल चुके हैं कि क्या वजह है, दीदी क्यों छटपटा रही है। आप सबको मालूम है कि गुरुवार यानी 20 नवंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा है जिसमें उनसे राज्यों में चल रहे हैं वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को तुरंत रोकने और मौजूदा मेथड और टाइमलाइन का अच्छी तरह से फिर से आकलन करने की अपील की है। मित्रों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 दिन से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर में लंबी लाइन लगी हुई है। और वो कौन है, वो लोग कौन है और क्यों भागना चाहते हैं, आप सबको मालूम है। और वो लोग कैसे भारत में घुसे ही नहीं, भारत की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और वो सब कैसे घुसे, कौन घुसाया, उसके पीछे कौन था, उनको क्यों नहीं रोका गया। अब जब समय आया, जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करना शुरू किया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली, इससे पहले भी SIR के ऊपर मैंने 2 स्टोरी किया हूँ पूरे डिटेलिंग में कि ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर बार बार कैसे ये लोग दबाव डालते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अपना काम कर रहा है और करता रहेगा, ऐसे उन्होंने क्लैरिफाई किया। और उन्होंने सख्त 2 टूक जवाब में बोला भी है कि जिसको तकलीफ है वो आइन की सहायता ले और एक तरीके से जैसे हैंडल किया जाता है उस प्रोसेस में आइए। मित्रों, बहाना 2 BLO कर्मियों की आत्महत्या का है। कह रहे हैं कि काम की अधिकता के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उसकी विपरीत है। SIR में असल में BLO का कोई रोल नहीं होता है। उनका काम सिर्फ मतदाताओं को सहयोग पहुंचाना यथा उससे फॉर्म देना और फॉर्म साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसको कलेक्ट करना है। अब अगर BLO पक्षपाती हो या एरिया में जाए ही नहीं तो उससे चुनाव आयोग अथवा केंद्र सरकार का भला क्या बिगड़ रहा है। इस बैंक का, इसे हम लोग जो है ना, बैंक का जो KYC होता है अथवा अपने मोबाइल के सिम का KYC समझ लीजिए, टाइम टू टाइम बैंक भी करता है, आधार कार्ड में भी करता है KYC, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। वो बार बार चेक करते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट पोर्टल में वो टाइम टू टाइम अपडेटेड है, सही है। समझ लीजिए कि बैंक ने आपको एक मैसेज भेज दिया कि हम आपका अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अगर आपको अपना अकाउंट फिर से चालू करवाना हो तो बैंक आकर अपना KYC करवा ले। अब मर्जी आपकी है, आप ब्रांच जाओ या ना जाओ। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो आपको ब्रांच जाकर अपना KYC करवाना ही होगा, भले ही खुद आपके पापा जी ही ब्रांच मैनेजर क्यों ना हो। डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा, ये हमारा नियम है। लगभग यही हाल मोबाइल सिम का भी है, क्योंकि काम आदमी नहीं बल्कि सिस्टम करता है।
यहाँ आजकल तो एआई का ज़माना है। अगर आप मांगे गए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवाते हो और ना फॉर्म भरते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिक लिस्ट से आपका नाम रिमूव कर देगा। इसमें ना तो लोकल बीएलओ का कोई हाथ रहता है, ना ही किसी एसडीएम जो कि अपना इलाका के चुनाव अधिकारी होता है उसका भी कोई हाथ में चीज है। ये सब काम सिस्टम खुद ही करता है। इसलिए यदि खुद बीएलओ अथवा एसडीएम को भी वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखना है तो उन्हें भी उतने ही प्रोसेस करने होंगे जितना कि हमें या एक आम आदमी को वोटर को करना पड़ता है। इसलिए सार में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पक्षपाती हो, घूसखोर हो या किसी पार्टी के कार्यकर्ता अथवा अध्यक्ष क्यों ना हो। नियम एकदम साफ है। बीएलओ को सिर्फ फॉर्म बांटना है और मतदाता द्वारा वापस दिए गए फॉर्म को अपने सिस्टम में अपलोड कर देना है। बाकी काम दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग सभी पाए दस्तावेजों को स्क्रूटिनी करेगा और उसे वेरीफाई भी करेगा डॉक्यूमेंट्स को। अगर सब कुछ सही है तो आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा रहेगा और अगर दस्तावेज कम पड़े तो मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि आप फलानी तारीख को हमारा फलाना ऑफिस में फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिए। इसके बाद अगर आपने जमा कर दिया तो बहुत अच्छा और नहीं करवाया तो फिर जयराम जी की। ये समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि मालिक आपने अपना डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा करवाया। अरे हाँ, अगर किसी ने होशियारी झाड़ते हुए कोई गलत डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए तो भी बीएलओ किसी को कुछ नहीं करने जा रहे हैं या कोई आपत्ति दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि बीएलओ के पास दस्तावेजों को प्रमाणित अथवा रिजेक्ट करने का भी कोई संसाधन ही नहीं है और बेंच यही फंस रहा है। सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन से लेकर ममता दीदी के शासन तक बांग्लादेशियों की घुसपैठ बरकरार चुनाव जीतने की यहाँ पर एक परंपरा रही है। बंगाल जो कभी देश का इंटेलेक्चुअल कैपिटल माना जाता था, आज किस बदहाली के दौर में है वो किसी से छुपा नहीं है। घुसपैठ कराकर नकली राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाकर वोट दिलवाने का जो गोरख धंधा इतने सालों से चल रहा है बंगाल में, एसआईआर उसी की काट है और ममता दीदी की छटपटाहट इसी बात को लेकर है। और जो ये बीएलओ का आत्महत्या और एसआईआर पर जो विधवा विलाप चल रहा है उसके असली कारण के बारे में लोग जानते नहीं हैं और वो आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहानी है, सच क्या है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआर को लेकर घुसपैठियों में हाहाकार मचा हुआ है। मैंने बताया शुरू में, आज भी लंबे लाइन लगा हुआ है, लोग अपने बैग पैक करके भाग रहे हैं और ये जानकर, ये अपना जान बचाकर अपने देश बांग्लादेश और म्यांमार भाग रहे हैं। ये खबर आप 3-4 दिन से अलग अलग मीडिया में देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें ये घुसपैठिए नाव में बैठकर भागते दिखेंगे। लेकिन क्या सभी अपना, कभी ये लोग आपने सोचा है कि एसआईआर तो सिर्फ मतदाता पुनरीक्षण अभियान है और इसमें फेल होने पर सिर्फ मतदाता सूची से नाम कट जाएगा, तो फिर आखिर एसआईआर आते ही घुसपैठियों भाग क्यों रहे हैं? असल में ये सभी घुसपैठियों एसआईआर के कारण नहीं बल्कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट IFA 2025 के कारण भाग रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब देश में राहुल गांधी वोट चोरी जैसे भ्रमजाल फैला रहे थे, ठीक उसी समय गृह मंत्री अमित शाह संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पास करवा रहे थे और अब IFA कानून भारत में सितंबर 2025 से
लागू है। मार्च 2025 में पास हुआ ये कानून विदेशी नागरिकता मामले में पुराने चारों कानून यानी पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000 को बदलकर सीधा वार करता है। और इसके अनुसार बिना वैध पासपोर्ट या वीजा भारत घुसने वालों को 5 साल की जेल और 5 लाख की जुर्माना है। और अगर किसी घुसपैठियों ने भारत आकर अपना फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बना रखा है तो फिर 10 लाख का जुर्माना और रस्से बांधकर डिपोटेशन जैसे प्रावधान है, क्योंकि भारत अब धर्मशाला नहीं है। यही चीज उनमें और डर पैदा कर रही है मित्रों, क्योंकि एसआईआर तो उनको सिर्फ वोट लिस्ट से बाहर करेगा। इसके बाद होगा ये कि जिसके पास वोट कार्ड नहीं है वो भारतीय नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भारतीय नहीं है तो फिर वो घुसपैठिया है। और जब वो घुसपैठिया है तो उस पर आईएएफ 2025 कानून लागू होगा। इसीलिए एसआईआर आने के बाद उनमें इस कदर भागदौड़ मची हुई है, क्योंकि ममता दीदी चाहे कितना भी गिदड़ भड़क दे, लेकिन घुसपैठिए इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भूल से भी इस एसआईआर और आईएफ में फंस गए तो ममता बानो भी उन्हें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है और नागरिकता देना लेना केंद्र सरकार की विषय वस्तु है। यहाँ एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि घुसपैठिए अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक यथा हिंदू, सिख, ईसाई या पारसी है तो फिर उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सीएए कानून के तहत नागरिकता का आवेदन कर आसानी से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आईएएफ की तहत सीएए कानून भी लागू है, जिसके बाद उन पर ये आईएएफ 25 कानून लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार खासकर अमित शाह सिर्फ चुनावी इलेक्शन मैनेजमेंट की ही नहीं, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने आर्टिकल 375 देखो एक ऐसा इतने सालों के बाद एक गृह मंत्री ही इज टेकिंग डिसीजंस दैट इज रियली गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूवल की और एसआईआर के मामले में भी पूरी पाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, और कोई खुरापाती ना कर पाए जो वोटर लिस्ट के साथ करते हैं, क्योंकि सालों तक मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद बंगाल से पहले आप बिहार के बारे में भी थोड़ा इशारा करूंगा कि क्या फर्क पड़ा इलेक्शन में, ये लोग कैसे इतने सालों से जीत रहे थे। और यही असली कारण है कि ममता दीदी लगातार इलेक्शन कमीशन पर एसआईआर बंद करवाने पर जोर लगाई हुई है, लेकिन इस बार होगा नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार क्या कर सकते हैं वो हम सब ने, मैंने अभी कहा कि बिहार में हमने देख लिया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है, गंगा बिहार से बंगाल जाती है तो फिर बंगाल में भी सफाई तो होगी ना। तो फिर आगे अब हमको देखना पड़ेगा कि ममता दीदी को ये जो पेंच में फंसे हैं उससे निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद आखिर जो सफाई बिहार में हुई वो सफाई, क्योंकि फ्री एंड फेयरनेस तो होनी चाहिए ना भाई, उसमें तकलीफ क्यों किसी को है, कोई भी पार्टी को नहीं होना चाहिए, हर चीज खुलेआम होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए। और यही हुआ तो बिहार में इन लोगों को तकलीफ हुई, यही होगा तो अभी बंगाल में इनको तकलीफ हो रही है।
लेकिन मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके अपना काम कर रहा है, और राहुल गांधी तो बार बार वोट चोर चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी बार बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पार्लियामेंट से लेके रास्ते में तक हर राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इलेक्शन कमिश्नर लागू कर रहा है तो राहुल गांधी को, ममता दीदी को तकलीफ क्यों? आज के लिए इतना। खुद इंडिया से जुड़े रहिए और खुद इंडिया सब्सक्राइब करिए।